नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कल से होगी पंचायत चुनाव में मतगणना, यानी कि वोटों की गिनती कल से होगी। इजाजत, हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिल गई। ऐसे में बड़ा सवाल है कि वोटों की गिनती कितनी बड़ी चुनौती। और न्यूज 18 इस वक्त इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अलग अलग सहयोगियों के पास इस वक्त हमारी टीम जो है अलग अलग जगहों पर मौजूद है। लेकिन इससे पहले जो बड़ी खबर आज आई कि सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना की इजाजत दे दी है। कल से यूपी पंचायत चुनाव की काउंटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड प्रोटोकॉल के पालन के सख्त निर्देश दिए हैं। कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। काउंटिंग होगी, काउंटिंग कीजिए, लेकिन सभी नियमों का पालन करवाना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतगणना पूरी होने तक इलाके में कर्फ्यू लागू किया जाए, आम लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए, काउंटिंग सेंटर्स पर आने वाले सभी प्रत्याशियों का पहले कोविड टेस्ट हो, जवाबदेह अधिकारियों के नाम भी जारी किए जाए। यूपी चुनाव आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल के साथ काउंटिंग कराने का भरोसा दिया है। साथ ही जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी उनकी पूरी लिस्ट वेबसाइट पर डालने की बात भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। एक याचिका दाखिल की गई थी कल अदालत में और काउंटिंग को रोकने की मांग की गई थी, स्थगित करने की मांग की गई थी, जिसके बाद अदालत ने कल याचिका स्वीकार करते हुए आज सुबह 10:30 बजे इस पर सुनवाई की शुरुआत की। और जो सुनवाई हुई, तल्ख टिप्पणी भी अदालत की ओर से की गई। साथ ही कई सवाल पूछे गए, उन सवालों का जवाब, जिसके बाद फैसला लिया गया कि काउंटिंग होगी। देखिए, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी चुनाव आयोग से क्या क्या कहा था, ये हम आपको बता देते हैं। क्या आपने मौजूदा हालात का आकलन किया है, ये सवाल अदालत की ओर से रखा गया था। कोरोना गतिशील है, आपने नया कदम क्या उठाया? क्या आप एंट्री पॉइंट पर तापमान नापते हैं? सैनिटाइजेशन की क्या व्यवस्था है? ये सवाल भी। भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए क्या इंतजाम है? जिनमें कोरोना के लक्षण हो उनकी एंट्री बैन हो। काउंटिंग सेंटर पर कितनी कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने रखा। क्या काउंटिंग जरूरी है, उसे टाला नहीं जा सकता है? हर जगह हालात बहुत खराब है, फिर भी काउंटिंग क्यों? काउंटिंग प्रशासनिक और स्वास्थ्य सुविधाओं पर बोझ नहीं होगी। काउंटिंग स्थल पर हालात तनावपूर्ण होते हैं, अतीत पर चर्चा न करें, ये दलीलें रखी गई चुनाव आयोग की ओर से, यूपी सरकार की ओर से। और यह भी कहा गया कि सरकार ने पूरा विचार कर लिया है, संपत्ति धन महत्वपूर्ण नहीं है। ये अदालत ने कही ये बात, जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। ड्यूटी पर तैनात जो हजारों कर्मचारी हैं उनका क्या होगा, ये सवाल भी रखा गया। काउंटिंग 2 हफ्ते के लिए स्थगित क्यों ना कर दी जाए? 2 हफ्ते में हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरने की उम्मीद है। ये सारी वो बातें हैं, टिप्पणी है, सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के सामने रखा, यूपी सरकार के सामने रखा, जिसका जवाब दिया गया चुनाव आयोग की ओर से। तो यूपी चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया, ये भी हम आपको बता देते हैं। यूपी चुनाव आयोग ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही काउंटिंग कराने का भरोसा दे रहे हैं। यूपी चुनाव आयोग ने कहा कि काउंटिंग के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इसका ध्यान रखा जाएगा। तापमान के साथ ही ऑक्सीजन लेवल भी चेक करने की व्यवस्था की जाएगी। हमने काउंटिंग के साथ साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया है। गाइडलाइंस के पालन के लिए हलफनामा देने को भी तैयार है यूपी चुनाव आयोग। मेडिकल एक्सपर्ट से बात करने के बाद ही काउंटिंग का फैसला लिया गया है, ये दलील भी दी गई चुनाव आयोग की ओर से। काउंटिंग रविवार को है और कर्फ्यू भी है। भरोसा है कि हालात नियंत्रण में होंगे। काउंटिंग 8 घंटे के शिफ्ट में चलेगी। तो ये तमाम दलीलें रखी गई हैं यूपी चुनाव आयोग की ओर से अदालत में, जिसके बाद अदालत ने कहा कि नियमों के पालन के साथ काउंटिंग शुरू की जाए। और इसी बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद में 8 शिक्षकों की कोरोना से मौत हुई है। चुनाव ड्यूटी से लौटे थे ये 8 शिक्षक और इनकी मौत हो गई है। 150 से ज्यादा शिक्षक कोरोना संक्रमित हैं। 300 से ज्यादा शिक्षक कर्मचारी बीमार हैं। कोरोना पीड़ितों की मतगणना में ड्यूटी भी लगाई गई है। अब बताइए काउंटिंग कैसी होगी? अमित राणा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। अमित, बहुत दुख की बात है, जिसकी आशंका बार बार जाहिर की जा रही थी। 8 शिक्षकों की कोरोना से मौत, ये सभी के सभी चुनाव ड्यूटी में लगे थे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमारी बात हुई है, जो अध्यक्ष हैं अनुज त्यागी, उनका साफ तौर पे कहना यही था कि गाजियाबाद में जो शिक्षक हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई थी चुनाव के लिए, जिनमें कि 8 शिक्षकों की कोरोना से मौत हो गई है, जबकि 150 से ज्यादा शिक्षक जो है अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं और 300 से अधिक जो शिक्षक कर्मचारी हैं वो भी अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं।
तो ऐसे में जब इनकी ड्यूटी जो मतगणना के लिए लगाई गई है, इसको लेकर एक याचिका भी डाली गई थी। हालांकि ये भी कहा जा रहा था शुरुआती दौर में कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ मतगणना का बहिष्कार भी करेगा। जब इस बाबत अनुज त्यागी से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना यह था कि अभी उनके आला अधिकारियों की प्रदेश लेवल पर मीटिंग चल रही है लखनऊ में, और वो ही तय करेंगे कि अगला कदम होगा क्या। लेकिन एक बड़ी लापरवाही इसमें सामने नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ड्यूटी लगाई गई थी, तो क्यों ऐसा रहा कि शिक्षकों 8 शिक्षकों की, अगर अकेले गाजियाबाद की मैं बात करूं बिल्कुल तो 8 अमित, शिक्षकों और की जब यहाँ मौत हो बार बार चुकी है। ये दावे किए जा रहे हैं यूपी चुनाव आयोग की ओर से, प्रशासन की ओर से, कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, उसके बाद ये हालात है, ये तस्वीर है, लेकिन काउंटिंग की जिद पर अड़े। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है, काउंटिंग तो होगी ही, देखना होगा आगे किस तरह के इंतजाम होंगे। धन्यवाद अमित इस वक्त ये जानकारी देने के लिए, विस्तार से बताने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए मतगणना की इजाजत दे दी है। मतगणना की तैयारियां कैसी है ये जानने के लिए हम अपने अलग अलग सहयोगियों के पास चलते हैं, जो अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ हैं, गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हैं, दिल्ली से सुशील पांडे हैं, लखनऊ से रंजना है। बारी बारी से सबके पास चलेंगे। सबसे पहले सुशील आपके सामने आते हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने ही हरी झंडी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने, इससे पहले कि हम इंतजामों को जाने, ये बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या इंतजाम करने के आदेश दिए हैं? सुशील के पास शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। सर्वेश दुबे हमारे साथ प्रयागराज से मौजूद हैं। सर्वेश, वहां पर काउंटिंग की क्या व्यवस्था की जा रही है, कितने सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और वहां पर कितने अधिकारियों की तैनाती? देखिए, प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज काफी बड़ा जिला है और इसकी 65 लाख आबादी है और करीब 30 लाख ग्रामीण जनता थी जिसको मताधिकार का प्रयोग करना था। तो यहाँ पर जो है 23 ब्लॉकों में अलग अलग जगहों पर मतगणना की तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली गई है और कल सुबह से मतगणना शुरू होगी। 6000 से 8000 के बीच कार्मिकों की तैनाती की गई है, पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना को लेकर हरी झंडी दे दी है और अभी हमारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बात हुई है, वो प्रयागराज में है। उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा महामारी को देखते हुए सरकार विचार कर रही थी कि वो मतगणना को आगे ले जाए, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो उसका आदेश सुप्रीम है और राज्य सरकार कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए मतगणना कराएगी। तो उन्होंने भी कहा है और साथ ही साथ ये कहा है कि सभी जिलों में तैयारियां मतगणना को लेकर की गई हैं। उन्होंने कहा है कि जीवन हमारे लिए बहुमूल्य है, तो जीवन भी बचाना है और जो कार्रवाइयां हैं, जो काम है वो भी चलते रहना है। तो मतगणना होगी और इसको लेकर जिले में पूरी तैयारी कर ली गई है। जहां पर व्यवस्था की गई। लेकिन जैसा कि डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि सरकार सोच रही थी कि काउंटिंग को आगे ले जाए, लेकिन इस फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला तब दिया ना जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। इससे पहले तो फैसला लिया जा सकता था सरकार के लेवल पे या इलेक्शन कमीशन के लेवल पे। नहीं लिया, पर उन्होंने अपने बयान में जरूर कहा कि सरकार की ऐसी मंशा थी कि आगे ले जाएं जिस तरह से महामारी है, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतगणना की जाए तो उसके आदेश का पालन करते हुए कोविड गाइडलाइन जो है, प्रोटोकॉल जो है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है और थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ जो ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीमीटर से लेने की है, इन तमाम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उन्होंने कहा कि मतगणना अब कराई जाएगी और मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसके लिए सभी आदेश जी सर्वेश, दिए तो गए हैं। पूरा भरोसा दिया जा रहा है, यहाँ पर इंतजाम के दावे किए जा रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे। रामगोपाल इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हैं। रामगोपाल, ये बताइए गोरखपुर में इंतजाम किस तरह के काउंटिंग को लेकर और चुनौतियां कौन कौन से सामने आ सकती हैं इस दौरान, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चुनाव के दौरान कितने सारे लोग लगे थे, उनमें से बहुत से लोग पॉजिटिव भी पाए गए और अभी अभी गाजियाबाद से खबर आ रही है 8 लोगों की, शिक्षकों की मौत हो गई कोरोना से, और ये सभी चुनाव ड्यूटी में लगे हुए थे। बिल्कुल, अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में इस वक्त जो है 20 ब्लॉकों में ये काउंटिंग की जाएगी और उसकी तैयारियां पूरी की गई हैं। करीब 200 बूथ बनाए गए हैं जहां पे अलग अलग काउंटर पे गिनती की जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस काउंटिंग से पहले जितने भी एजेंट हैं या फिर ग्राम प्रधान या अन्य जो प्रत्याशी हैं उनके लिए कोविड टेस्ट बहुत जरूरी है और 72 घंटे का जो नियम एक लगाया गया था उसके कारण जो है जितने भी CSC PSC जहां पे जांच चल रही है वहां पे एक लंबी भीड़ देखने को मिल रही है और
और इसलिए कि क्योंकि 72 घंटे के अंदर की ही जांच मान्य है, तो कोविड से बचाव के लिए ये व्यवस्था की गई है। 200 काउंटर लगा के जो है वो व्यवस्था ये की गई है कि यहाँ पे भीड़ ना हो और एक एक लोगों को अंदर आने दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, चूंकि करीब 1300 प्रधान प्रत्याशी, 1300 प्रधान के लिए चुनाव हुआ है, 1700 बीडीसी है और 68 जो है करीब जिला पंचायत के हैं। तो इसमें कुल मिला के जो है प्रत्याशियों की संख्या करीब 4,500 से 5,000 के करीब हो जाती है। तो अगर 4,500 से 5,000 के करीब प्रत्याशी और सदस्य मिला के वहां पे पहुंच जाएंगे तो भीड़ होना लाजमी है। प्रशासन के लिए ठीक है, बहुत बड़ी अधिकारी हैं उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट देख ली जाएगी, जितने कर्मचारी हैं उनसे रिपोर्ट ले ली जाएगी, लेकिन जो भीड़ पहुंचेगी उसका क्या? हालांकि ये यकीन है प्रशासन को, चुनाव आयोग को, कि कर्फ्यू की वजह से भीड़ शायद कल ना हो। देखते हैं आगे क्या होगा। इसी बीच अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव की काउंटिंग पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरकार पूरी तरह से पालन करेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं, सरकार उसका पालन करेगी। सरकार की मंशा जरूर थी कि हम मतगणना को, जैसा एक भयावह रूप इस समय कोरोना का है, अगर वह टालने की व्यवस्था हो जाए तो उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन माननीय सर्वोच्च अदालत का फैसला सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतगणना की प्रक्रिया। तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होगा। चलिए अपने सहयोगियों के पास चलते हैं। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, इससे पहले कि दूसरे सहयोगियों दूसरे शहरों में जाएं, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने कितने तल्ख अंदाज में और कितनी सख्ती के साथ कहा कि कोरोना नियमों का पालन होना होगा और सुनिश्चित भी करना होगा, सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि जवाबदेही तय करनी होगी। जी देखिए, मेनका सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा अभी आप कह भी रही थी, कि ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को, चुनाव आयोग को इजाजत दे दी है, लेकिन ये इजाजत कितनी ज्यादा चुनौती भरी है ये आने वाले समय में पता चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने कम समय में उत्तर प्रदेश सरकार तैयारी कैसे करेगी। हालांकि कागजी हलफनामे में तमाम चीजें, तैयारियों का तमाम जो फिलहाल सजोया हुआ एक तस्वीर है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि क्या प्रैक्टिकली जमीन पर ये तमाम चीजें सरकार के लिए साबित कर पाना क्या लाजमी है या नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया कि तापमान नापने वाली मशीनें हैं, हर एक व्यक्ति को 8 घंटे के बाद चेंज किया जाएगा, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। लेकिन क्या वाकई पंचायत चुनाव, जो एक जमीन से जुड़े हुए चुनाव है, गांव से जुड़े हुए चुनाव है, उन तमाम लोगों को कैसे प्रशासन रोक पाएगा। कहीं ना कहीं गांवों में अभी भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि लोग फिलहाल कोविड के नियमों का पालन नहीं करते हैं। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा मुश्किल तब हो जाता है जब कोई भीड़ इकट्ठा हो जाए, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। लखनऊ से कुमारी रंजना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, वहां पर किस तरह के इंतजाम, क्या रणनीति है, सबसे बड़ी चुनौती कौन सी इस वक्त आप देख रहे हैं चुनाव आयोग के सामने काउंटिंग के दौरान? देखिए, मतगणना कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है और राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए पहले से अपने सभी जिलाधिकारियों को, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी हैं अभी इस समय, और उन लोगों को गाइडलाइन भेज चुका है। उस गाइडलाइन में जो सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई हैं, जो चुनाव आयोग ने पक्ष रखा है, वो सारी गाइडलाइन जिलाधिकारियों को भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि 48 घंटे पहले का कोविड टेस्ट चाहिए, RT-PCR हो या एंटीजन टेस्ट हो, दोनों चलेगा, लेकिन वो नेगेटिव होना चाहिए। प्रत्याशियों की और एजेंटों की, जो प्रत्याशी हैं और उनके जो एजेंट हैं, उन लोगों की, वही उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। अगर उनके पास ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो उनको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। जो उनकी थर्मामीटर से और पल्स ऑक्सीमीटर से उनकी जो मेडिकल डेस्क है उनकी मतगणना स्थल के पास वो जो बनी रहेगी, हर मतगणना स्थल के पास डेस्क होगी, और वो डेस्क जो है उन प्रत्याशियों की और एजेंटों की पल्स ऑक्सीमीटर से और थर्मामीटर से उनका टेम्परेचर देख के, और वो भी सही होगा, सर्दी जुकाम होगा तो उनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो इस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग ने जो एक गाइडलाइन तैयार की है, उस गाइडलाइन को सभी जिलाधिकारियों को भेजा है, और राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि वो गाइडलाइन को, कोविड गाइडलाइन को पूरा कराएगा। जो मतगणना हॉल है उसको भी कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही बनाया गया है, और इस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी की है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ग्रामीण स्तर का चुनाव है, ब्लॉक पे इसकी मतगणना होगी, तो ग्रामीण स्तर के लोग, क्योंकि जुलूस वगैरह निकालने के लिए भी मनाही है,
इसीलिए शायद सरकार ने मंडे तक का लॉकडाउन भी कर दिया है, क्योंकि अभी तक केवल सैटरडे संडे होता था, लेकिन इस बार मंडे भी लॉकडाउन किया गया है। तो सरकार भी फूक फूक के कदम रख रही है कि इस तरह की चीजें ना हो। और राज्य निर्वाचन आयोग तो तमाम एहतियात उठाए जा रहे हैं और नियमों का कड़ाई से पालन होगा, ये भरोसा भी दिया जा रहा है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त बातचीत के लिए। एक तरफ चुनाव आयोग भरोसा दिला रहा है कि काउंटिंग के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन होगा, वहीं देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद लोगों में 2 गज की दूरी का पालन नहीं दिख रहा। मथुरा और संभल की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली हैं। कैसे कोविड टेस्ट कराने आए लोग यहां पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, देखिए जरा। इधर बेकाबू होती कोरोना की महामारी में लखीमपुर खीरी के डीएम की मुहिम रंग ला रही है। ऑपरेशन कोविड विजय 2021 इस अनोखी पहल से जिले में कोरोना मरीजों की हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। साथ ही जिले में 100% वैक्सीनेशन के लिए एक टीम भी इन्होंने तैयार की है। देश में कोरोना की महामारी लगातार पांव पसार रही है। बड़े शहरों के साथ अब छोटे शहरों में संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है। ऐसे में लखीमपुर खीरी के डीएम शैलेंद्र कुमार ने अपने जिले में कोरोना को काबू करने के लिए अनोखा ऑपरेशन चलाया है, जिसका नाम ऑपरेशन कोविड विजय 2021 रखा है। इस ऑपरेशन के लिए कलेक्ट्रेट के 24 कर्मचारी और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को जोड़ रखा है। इस टीम के लोगों को अलग अलग टास्क दिया गया है, जिसमें 100% टीकाकरण का लक्ष्य, सभी पीड़ितों तक दवा पहुंचाना, आइसोलेशन में रह रहे मरीजों का हर दिन हालचाल लेना, किसी भी समस्या पर क्विक रिस्पांस और कोरोना पीड़ितों को मेडिकल किट पहुंचाना शामिल है। जैसे ही किसी पेशेंट की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, देखने में आता है कि उसके अंदर तमाम नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाते हैं। उस नकारात्मक भाव को दूर करने के लिए और उनका सही समय से इलाज शुरू हो जाए, उनके पास मेडिसिन किट पहुंच जाए और वो सही समय से दवाओं का सेवन करना शुरू करें और नियमित उनकी मॉनिटरिंग हो। इस उद्देश्य से हम लोगों ने ऑपरेशन कोविड विजय शुरू किया है। इसके लिए हर 100 कोविड पेशेंट्स पर हमने एक अपने कलेक्ट्रेट और राजस्व परिवार के कर्मचारियों को लगाया है। इस ऑपरेशन के तहत जिले में तैनात आरोग्य बंधु और बहनों के जरिए आइसोलेशन में रह रहे 100 संक्रमितों की हर दिन निगरानी की जा रही है। साथ ही उनका मेडिकल रिकॉर्ड भी बनाया जा रहा है। मसलन टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल जैसी जांच रोज की जा रही है। डीएम का दावा है कि इस ऑपरेशन के जरिए जिले में कोरोना पर विजय पालेंगे। इस ऑपरेशन के तहत नगर के साथ गांव की भी निगरानी की जा रही है, ताकि हर पीड़ित को मानसिक रूप से मजबूत करके उन्हें बेहतर इलाज मुहैया करा सकें। न्यूज़ 18 के लिए लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। उधर अयोध्या में 2 बेटियों को अपने पिता की अर्थी को कंधा देना पड़ा। दोनों बेटियों ने पड़ोसियों से लेकर रिश्तेदार तक मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोरोना की वजह से लोगों की अमानवीय संवेदनाएं यहां पर नजर आई है। सामान्य मौत के बावजूद कोई भी अर्थी को कंधा देने नहीं पहुंचा। सरयू किनारे जलती ये चिताएं दिल को तकलीफ देने वाली जरूर हैं, लेकिन अगर इंसानियत दम तोड़ दे तो ऐसी तस्वीर सामने आती है। कोरोना काल में इंसान ही नहीं, इंसानियत भी खत्म होती जा रही है। लोगों में कोरोना का डर ऐसा घर कर गया है कि सामान्य मौत पर भी अर्थी को कंधे देने वाले नहीं मिल रहे। ये तस्वीर अयोध्या की है, जहां शहादतगंज के रहने वाले चंद्रभूषण की सामान्य मौत हुई थी। 4 बेटियों के पिता चंद्रभूषण की मौत के बाद उनकी बेटियां पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सामने मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन कोई अर्थी को कंधा देने नहीं आया। काफी देर तक लोगों से मदद मांगने के बाद जब कोई नहीं आया तो दोनों बेटियों ने अपने पिता की अर्थी उठा ली और शमशान की ओर बेटे का फर्ज निभाने निकल पड़ी। 1-2 बारी ऐसा देखा गया कि लड़की खुद अपने कंधों से लेकर आ रहे थे और नगर निगम अयोध्या की गाड़ी से माननीय महापौर जी के द्वारा उनके घर लाश वाली गाड़ी मंगवा करके शमशान घाट पर लाया गया। फिर जो लड़की ला रही थी उनका मदद करा करके कंधा मैं स्वयं
दे करके उनको सरजू नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया गया है। कोरोना के कारण कई ऐसी तस्वीरें दिल को झकझोर जाती हैं, जहां कोरोना लोगों की जान ही नहीं ले रहा बल्कि लोगों की भावनाओं और संवेदनाओं का भी दम घोट रहा है। हालांकि इन दोनों बेटियों ने अपने पिता का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन ये तस्वीर इंसानियत और मानवीय संवेदनाओं पर कई सवाल खड़े कर गई। अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट।